हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग 2024 का कृषि शस्य विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। कृषि शस्य विज्ञान का पूरा का पूरा हमने पेपर बाकायदा हैंड राइटिंग में लिख लिया। आपको क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है। और एक क्वेश्चन नंबर 1 है, गेहूं में क्रोमोजोम की संख्या, मतलब गेहूं में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं। तो गेहूं में गुणसूत्र कितने, 42 पाए जाते हैं। गेहूं में क्रोमोसोम, गेहूं का वर्टिकल नंबर क्या होता है, ट्रिटिकम स्टिबम होता है। गेहूं में एक हमारी CRI स्टेज होती है, तो CRI स्टेज हमारी 21 दिन बाद की जाती है। या गेहूं की पहली सिंचाई है। अगला है, किस फसल में जमीन के अंदर से मिलते हैं। तो आलू और मूंगफली क्या होते हैं, जमीन के अंदर से मिलते हैं। ये हमारे मल्टीपल क्वेश्चन है। म्यूरेट ऑफ पोटास, इसे हम लोग MOP भी कहते हैं। क्या, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें कितने परसेंट होते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास इसमें 60% होती है। ब्लू ग्रीन एक एल्गी क्या है, कोई इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी क्या लिखोगे, कोई नहीं ऑप्शन था 2024 के पेपर में, अगर भौतिक आ जाता। ये BGA भी हम लोग इसको कहते हैं। क्या, VGA भी कहते हैं इसको। हम लोग नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। ये धान के खेत में नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। ओके, टिक्का किस फसल की बीमारी है। तो टिक्का हमारी मूंगफली की बीमारी है। मूंगफली का साइंटिफिक नेम एरेकिस हाइपोजिया है। मूल फली का साइंटिफिक नेम एरेकिस हाइपोजिया। ओके, अब हम लोग आते हैं निश्चित क्वेश्चन पे। अरहर का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो अरहर का साइंटिफिक नेम केजनस केजान होता है। केजनस केजान होता है। अरहर का साइंटिफिक नेम हमारा केजनस केजान होता है। एक द्वितीयक पोषक तत्व, तो द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गए। किसी एक के बारे में आपको लिख देना चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो कोई पूछे द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, यही पर प्राथमिक पोषक तत्व हो जाएगा। तो N, P और K लिख दोगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होते हैं। हरी खाद की 2 फसलों के नाम, सनई, ढेंचा, लुबिया, मूंग। सनई, ढेंचा, लुबिया, मूंग हो गया। मृदा सोल किस भाषा का शब्द है। तो मृदा सोल हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के सोलम से लिया गया। तो मृदा शब्द हमारा किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का है। खड़ी फसल में खाद देना क्या गलत है, खाद देना गलत है, इसे बोलते हैं हम लोग टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग। कोई पूछे खड़ी फसल में खाद देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। मॉडल में खाद देना लिखा है, ये टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, अतलगोत्री पे। डाई अमोनियम फास्फेट में कौन कौन से होता है। डाई अमोनियम फास्फेट में DAP का पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 46% फास्फोरस होती है और 18% हमारी नाइट्रोजन होती है। मिट्टी के 2 भौतिक गुण लिखिए। तो मिट्टी के भौतिक गुण में वायु संचालन सुगमता पूर्वक हो जाता है, मतलब आसानी से हो जाता है। भूमि फसल उगाने के लिए पर्याप्त होती है। क्या बोला, भूमि फसल उगाने के लिए पर्याप्त होती है। कंपोस्ट खाद में NPK की प्रतिशत मात्रा होता है। तो कंपोस्ट खाद में NPK नाइट्रोजन 3% होती है। कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन 3% होती है। फास्फोरस 2% होती है और पोटेशियम 1% होती है। और इसमें 3, 2, 1 कोई पूछे रेशियो क्या होता है कंपोस्ट खाद में, तो 3, 2, 1 का होता है। गन्ने के 2 प्रमुख रोग, नंबर 1 काला रोग और काना रोग। तो सबसे इसका नाम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम जिसके कारण होता है कोलेक्टम फलकेटम। यह एक वायरस जनित रोग है। इसमें क्या होता है, गन्ने के खेत में अल्कोहल की दुर्गंध आने लगती है। TPS क्या है, TPS जो ट्रू पोटैटो सीड होती है, आलू की बीज उत्पादन की विधि होती है। TPS पूरा नाम बुझा, TPS। SRI का पूरा नाम बोलेगा तो श्री विधि भी बोलते हैं, सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक, अब हम लोग आते हैं किस पे, लघुत्तरी क्वेश्चन पे, कि मक्का का वर्गीकरण कीजिए। मक्का का वर्गीकरण, तो एक होता हमारा देसी मक्का, एक होता संकर मक्का। तो देसी मक्का उत्तर प्रदेश में टा41, जौनपुरी पीली, जौनपुरी सफ़ेद, कोई जौनपुरी मेरठ पीली, रुद्रपुरी आदि होते हैं। संकर में ले लोग रखें
तो शंकर शक्तिमान 1 बहुत फेमस वैरायटी है, शंकर शक्तिमान 1, शंकर शक्तिमान 2, GH11 21 हो गया, गंगा सफेद 2 हो गए, गंगा 5 हो गया, गंगा 11 हो गए, सरताज हो गया, आशा हो गया, BL 54 हो गया, BL 42 हो गया, मक्का 88 हो गया। संकुल मक्का की बात करेंगे तो इसमें नवज्योति बहुत फेमस वैरायटी है, नवज्योति, श्वेता, नवीन, तरुण, कंचन, D765, VL 16, सूर्या, आजाद, उत्तम, ये सब किसकी वैरायटी हमारी? संकुल मक्का की वैरायटी है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है भूमि संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करिए। तो प्रकृति से प्राप्त सभी वस्तुओं में भूमि का सबसे अधिक महत्व है। बिल्कुल सही बात। प्रकृति में प्राप्त सभी वस्तुओं में भूमि का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि भूमि धन ही नहीं वरन धन की एक स्रोत है। उत्पत्ति के अन्य साधन भूमि की सहायता से ही उत्पत्ति करते हैं। भूमि का इतना महत्व होते हुए भी यदि ध्यान करके देखें तो मालूम होगा कि हम इस प्रकृति की ही दी गई हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। तो इसकी विधियां कौन कौन सी होती हैं? विधियां, भूमि के कणों का ह्रास को रोकने के साधन, भूमि की उत्पादकता को बनाए रखना भूमि संरक्षण कहलाता है। कोई आपसे पूछे भूमि संरक्षण किसे कहते हैं तो क्या बताओ? भूमि के कणों का ह्रास रोकने का साधन तथा भूमि की उत्पादकता को बनाए रखना संरक्षण कहलाता है। तथा मृदा संरक्षण के प्रतिकारकों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपाय के संरक्षण अपनाने चाहिए। तो नंबर 1 हमारा क्या? कृषि विधियां। कृषि विधि में हम लोग क्या करेंगे? समोच्च खेती करेंगे, भूप्रषण करेंगे, आच्छादित भूप्रषण करेंगे, पट्टियों में फसल को लगाएंगे, उत्पादन पट्टिका खेती करेंगे। अगला क्षरण अवरोधी फसलें, क्षरण अवरोधी फसलें, पट्टिका खेती 4 प्रकार की होती है। समोच्च पट्टिका खेती, क्षेत्र पट्टिका खेती, वायु पट्टिका खेती, अंतरस्थ पट्टिका खेती होती है। खादों का प्रयोग, फसल चक्र, उत्तम खेती के तरीके लेते हैं। यांत्रिक में कंटूरिक विधि, वेदिका खेती, समोच्च मेड़बंदी, समतल भूमि का निर्माण, अवरोध बांध बनाना, कंटूर नाली बनाना होता है। ठीक, वृक्षारोपण करके घास लगाकर। अब आता है जल क्रांति किसे कहते हैं, कारण क्या है? जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल अवरोध के कारण एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग जल क्रांति या जल क्रांति कहते हैं। तो जब किसी सिंचित क्षेत्र में जल अवरोध के आवश्यकता के कारण जल की मात्रा आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जल क्रांतता कहते हैं। जल क्रांतता के कारण क्या है? जब सिंचाई नहरें जल निकास नालों को काटती हैं तो निकटवर्ती क्षेत्रों में भूमि का जलमग्न हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जलमग्न हो जाते हैं। कई बार अधिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण सिंचित क्षेत्रों में जल की पूर्ति बढ़ जाती है और भूमि काफी समय तक कैसी होती है? जलमग्न रहती है। कभी कभी नहरों के तटबंधों में दरार आने के से आसपास की भूमि कैसी हो जाती है? जलमग्न हो जाती है। अगला, नहरों के पानी का उचित उपयोग न किए जाने से भी पानी का जमाव हो जाता है। नहरों के पानी की रिसाव के कारण पास के खेतों में जल क्रांति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं इसके? यदि जलक्रांतता नहर के तटबंध या किनारे में दरार आने कटने के कारण हुई तो दरार को तत्काल भरा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जल क्रांति वाले क्षेत्रों में यथासंभव सिंचाई कम की जानी चाहिए तो सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगला, जल क्रांति वाले क्षेत्रों में जल की निकासी के लिए बड़ी बड़ी निकास नालियों की व्यवस्था करनी चाहिए और निर्माण किया जाना चाहिए। अगला, पानी के जमाव वाले क्षेत्रों में धान आदि ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिन्हें अधिक जल की आवश्यकता होती है। खेतों के चारों ओर ऊंची मेड़े बनाई जानी चाहिए ताकि अनावश्यक पानी खेतों में ना भर पाए। ओके, अब हम लोग आते हैं विस्तृत उड़ती प्रश्न। बोला है आलू की खेती लिखिए, तो सबसे पहले आलू की खेती का नाम हो गया वाटिनिकल नीम हो गया, सोलेनम ट्यूबोरेसम हो गया, सोलेनेसी कुल का परिवार का पौधा था। सोलेनम ट्यूबोरेसम किस कुल का? सोलेनेसी परिवार का। तो पहले सबसे पहले हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। हेडिंग आपको याद होगी तो आप लिख लोगे।
ये बहुत ही ये ऑफलाइन में ये चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं कि खेती इस तरीके से लिखनी चाहिए। आज आपको भी बतानी चाहिए। उत्पत्ति, जलवायु, आलू की खेती, जातियाँ, मध्यम जाति, पछेती, फिर भूमि, ये हेडिंग है। एक सीरियल वाइज नहीं लिखी, आप सीरियल वाइज सेटिंग कर लेना। फिर भूमि की तैयारी, बीज की बुआई, बीज की मात्रा, बीजोपचार, बोने का समय, आलू की बुआई की विधियाँ, समतल खेत में बो सकते हो, मेड़ों पर बो सकते हो, पंक्ति में आलू बोना, पटेटो प्लांटर के द्वारा बना, अंतरण मतलब स्पेसिंग, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर, गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर। खाद उर्वरक, नाइट्रोजन 180 किलोग्राम, फास्फोरस 80 से 100 किलोग्राम, पोटास 80 से 100 किलोग्राम, गोबर की खाद 130 कुंटल प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं। सिंचाई, जल निकास, निराई गुड़ाई, ये सब आपको हेडिंग है। आलू पर मिट्टी चढ़ाना, आलू की खुदाई करना, उपज, कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण, आलू भंडारण, ये सब आपको हेडिंग के पता होंगे तो आप इसके अंदर लिख सकते हो। हमारा बरसीम की खेती, तो बरसीम का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम होता है। तो अब देखें, बरसीम के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। 15 से 20 डिग्री तापमान इसकी वृद्धि तथा विकास के लिए उत्तम होता है। गर्म जलवायु इसके लिए अनुकूल नहीं होती। डिप्लाइड, ये बरसीम लुधियाना 1 हो गया, सीवियल 11 हो गया, खदरनी फाली हो गया। टेट्राप्लाइड में पूसा ज्वाइंट टा 526, 678, 7801 हो गया। भूमि और उसकी तैयारी, बरसीम के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। एक जुताई मिट्टी प्लट वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। फिर इसके बाद 3 से 4 बार देसी वाला हेरो चलाना चाहिए। खाद उर्वरक 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, गोबर की सड़ी खाद 10 से 12 टन देनी चाहिए। अगला है बीज की मात्रा। तो 1 हेक्टेयर के लिए बोने के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्राप्त होता है। इसमें 20 केजी टेट्राप्लाइड, 10 केजी डिप्लाइड किस्म को मिलाकर बोना चाहिए। बीज का उपचार, बरसीम का अच्छा स्वास्थ्य मोटा पीले रंग का खरपतवार रहित होना चाहिए। इसके लिए 5% नमक के पानी के घोल में कुछ समय के लिए डालना चाहिए, जिससे खराब बीज क्या होता है ऊपर तैरने लगता है। बोने का समय, बरसीम की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए अक्टूबर के पहले सप्ते में, पखवाड़े का मतलब होता है पहले सप्ते में करनी चाहिए। इससे नवंबर में बुआई करने पर जमाव कम होता है। बुआई की विधियाँ भीगी विधि होगी। इस विधि में पलेवा करके खेत तैयार करते हैं। इसके खेत में बीज डाल देते हैं और फिर मिट्टी में 1 सेंटीमीटर मिला देते हैं। भीगी विधि हो गई, इसमें 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भर दिया जाता है। अब आता हमारी हेडिंग सिंचाई। सिंचाई 1 सप्ताह के अंतर में अंकुरण होने के बाद 2 से 3 सप्ताह सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद फरवरी के अंत में 20 दिन पहले करनी चाहिए। कटाई और बीज नियंत्रण, उपज इसकी 800 से 1000 कुंटल हरा चारा प्राप्त होता है बरसीम का। ठीक, 400 से 500 कुंटल चारा था, 4 से 5 कुंटल बीज मिलता है। कोई मुझे कितना बीज मिलता है? 4 से 5 कुंटल। कीट के लिए 5% इलिड्रीन या 25 से 30% किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से फसल में मिट्टी बोने से पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब आते हैं हम लोगों की टिप्पणियाँ। आप अगर 21, 22, 23, 24 के 4 साल के अगर आपने पेपर हमारे साथ सॉल्व कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। पर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन का दायरा विशाल है। इन प्राकृतिक संसाधन, परिस्थितियों, तंत्र, जैव विविधता और उसके संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक मुद्दों और पर्यावरण, मानव जनसंख्या और पर्यावरण को सतत विकास के अध्ययन होता है। मृदा का भूविज्ञानिक वर्गीकरण, मृदा शब्द लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई, इसका तात्पर्य फ्लोर होता अर्थात फर्श। इस प्रकार मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह फर्श मानी जाती है। मृदा वह पदार्थ है जो हमारी फसलों को पोषक करता है और अवलंब तथा सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? अवलंब और सहारा प्रदान करता है। प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टानों की पूर्ण पतली पृथ्वी के ऊपरी भाग होती है, जिससे जल और वायु की मात्रा को साथ साथ संभाले रहती है।
इसके मृदा कणों के आधार पर वर्गीकरण: कंकरीली मृदा, बलुई मृदा, बलुई दोमट मृदा, दोमट, सिल्ट मृदा, सिल्ट दोमट मृदा, चिकनी दोमट मृदा और दोमट मृदा। ठीक, अब आता हमारी अगली टिप्पणी है क्या, सोइल संरचना, सोइल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो मृदा प्राथमिक कणों जैसे सिल्ट, बालू तथा क्ले, मृदा कैसे प्राथमिक कण सिल्ट, बालू, कड़े और द्वितीय कणों से मिलकर बनी होती है। मृदा में एक कण कई प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और मृदा के कणों की व्यवस्था को है अरेंजमेंट ऑफ द सोइल पार्टिकल इज नोन एज सोइल स्ट्रक्चर कहते हैं कि अरेंजमेंट इज ऑफ सोइल पार्टिकल। ये कितने प्रकार की होती हैं, प्लेटी संरचना होती हैं, प्रिज्म के समान ब्लॉकी संरचना होती है। ठीक, उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है एक गोलाकार हो गए, दानेदार संरचना, स्तंभाकार संरचना, ठोस संरचना, तिरछी संरचना। और आप लोगों को ये वाला पूरा पेपर समझ में आए तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।